हेलो स्टूडेंट्स, एमपीएस 4 तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और प्रवृत्तियों का चैप्टर 7 आज हम पढ़ेंगे। वैश्वीकरण स्लैश भूमंडलीकरण और राज्य, इनके बारे में संबंध, इनके बारे में किस तरह से इनके बीच में टकराव होता है, किस तरीके से भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण ने राज्य पर प्रभाव डाला। और ये सारे जो चैप्टर मैं करता हूँ तो ये सिर्फ तो आपके रिवीजन के लिए होते हैं, ये आपको शुरू से ही पढ़ने ये नहीं है। आप जैसे लास्ट में एग्जाम पे टाइम आए तो आपको दोबारा से जब कुछ सारे चैप्टर पढ़ने हो तो उसमें से आप ये चैप्टर दोबारा से एक बार पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको हेल्प होगी चैप्टर को दोबारा से याद करने में और एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करने में, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का और भी है। आपको बुक में से ही पूरी तरह तैयारी की होनी चाहिए पहले इन चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो इसको पढ़ लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन स्टेट। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देश, समाज और अर्थव्यवस्थाएं आपस में गहराई से जुड़ जाती हैं। यानी व्यापार से, लेन देन से, जैसे ही खुली व्यापार नीति अपनाई गई देशों में तो सभी देशों की संस्कृतियां एक दूसरे से टकराने लगी, एक दूसरे की चीजों का लेन देन करने लगी। अपने यहाँ से कच्चा माल जाने लगा, वहां से बना हुआ माल आने लगा, तकनीकी सेवाओं का विस्तार हुआ। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राज्य की भूमिका और उसकी संप्रभुता पर भी प्रभाव पड़ता रहा। इसी प्रकार जैसे ही वैश्वीकरण का बड़ा विस्तार होता रहा तो राज्य की जो भूमिका रही है, राज्य के पास जो ताकत रही है उसकी सीमित होती गई, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आने लगी। अब उन काम के लिए वो टैक्स भरती है सरकार को, तो सरकार के ऊपर थोड़ा सा बड़ी कंपनियों का हाथ रहता है और वह उनसे कुछ ना कुछ काम करवा सकती है। तो उनकी जो आजादी थी उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगा, दोबारा से उपनिवेश की तरफ जा रही है वैश्वीकरण के बढ़ावे के कारण। तो वैश्वीकरण की परिभाषा, वैश्वीकरण का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं का विश्वव्यापी एकीकरण। यानी इन्हीं सभी संस्थाओं का, सभी सेक्टर का एक विश्वव्यापी एकीकरण, यानी एक जगह आ जाना। यह प्रक्रिया व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन के आदान प्रदान के माध्यम से संचालित होती है। यानी लेन देन से, सूचना प्रौद्योगिकी के लेन देन से आदान प्रदान होती है। इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है, वो पढ़ लेते हैं हम। ये मैं बुक में से पढ़ देता हूँ इसको। तो भूमंडलीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति, यानी जो पूंजीवाद और वो था सोवियत संघ, उसकी समाप्ति और नए राज्यों का जब उदय हुआ, नई तीसरी दुनिया के देशों का जब उदय हुआ, उसके आरंभ हुआ तथा सोवियत यूनियन के पतन के बाद विकसित हुआ। इन घटनाओं के बाद फिर वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण का दोबारा विकसित हुआ और उभर कर आया। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम वैश्वीकरण के प्रमुख घटक। इसके मुख्य घटक क्या क्या है? आर्थिक वैश्वीकरण, ये इसमें आर्थिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और तकनीकी वैश्वीकरण। आर्थिक वैश्वीकरण में आ जाता है हमारा विश्व व्यापार, जो देशों में व्यापार हो रहा है, खुला व्यापार हो रहा है, और निवेश का प्रसार। उदाहरण जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का गठन हुआ, जिससे अब व्यापार करने में देशों को बहुत ही आजादी मिली और सभी के ऊपर जो टैक्स था उसको कम किया गया। एक दूसरे से व्यापार करने पे जलों का मार्ग, समुद्र का मार्ग खोल दिया गया, जहाजों से व्यापार होने लगा। एक देश सांस्कृतिक वैश्वीकरण, विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान, एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाने लगे बंदे, कि यहाँ का योग वहां पर अपनाने लगे, वहाँ के जो फैशन डिजाइन है भारत में अपनाने लगे। उदाहरण के जैसे हॉलीवुड फिल्मों का वैश्विक प्रसार, हॉलीवुड की फिल्मों को इंडिया में देखा जाने लगा, इंडिया की फिल्मों को भी बाहर देशों में देखा जाने लगा, और जिससे उनकी संस्कृति से प्रभावित होकर वे संस्कृति अपनाने लगे। राजनीतिक वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों के माध्यम से वैश्विक शासन, जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े संगठन है उनके द्वारा बड़े बड़े देशों के बीच में समझौते करवाए गए, जिससे एक वैश्विक शासन बने। उदाहरण के लिए UN है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो पूरे विश्व में शांति बनाए रखता है, लड़ाई झगड़ों को शांत करने की कोशिश करता है और बीच में एक मीडिएटर का काम करता रहता है। जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं वो किसी भी युद्ध से पहले उसके परामर्श लेना ही पड़ता है उसको, जब भी वो करेगा। नहीं तो बस UN का मकसद ये है कि विश्व शांति बनाए रखना, तो वो कोशिश करता है कि दोनों को एक मीडियम पार्ट पे लेके आके मध्य मार्ग पे और उन दोनों का मैटर सॉल्व करवाए। फिर उसके बाद आता है तकनीकी वैश्वीकरण, यानी टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रसार,
उदाहरण के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग। फिर देख लेते हैं राज्य की भूमिका में परिवर्तन कैसे हुआ वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण से। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप। राज्य का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कम हो रहा है, बाजार की ताकतें बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया भारत में आकर, जिससे भारत में रोजगार तो मिला, पर उन कंपनियों का थोड़ा थोड़ा अब सरकार पर कब्जा होने लगा। और सरकार पर, क्योंकि वो खूब टैक्स देती है कंपनियां सरकार को, तो अब कोई भी डिसीजन में इनका भी हाथ पीछे रहता है सरकार के। तो संप्रभुता यानी आजादी, एक देश की मुक्त आजादी कि अपना देश पूरी तरह से सब कुछ काम कर सके, संप्रभु राज्य हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक बाजार की ताकतों का प्रभाव बढ़ने से, ये बड़े बड़े संगठन यूएन है और वैश्विक बाजार यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के आ जाने से, इन ताकतों का प्रभाव बढ़ने से राज्य की जो संप्रभुता को कुछ चुनौती तो मिली है कुछ हद तक। उदाहरण के लिए जैसे यूनियन संघ, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की स्थिति, वहां के देशों की ऐसी स्थिति दे सकते हैं जहां पर यूरोपीय संघ का ही कंट्रोल है पूरे यूरोप पर। नीतियों का निर्माण, वैश्विक मानकों और नियमों का पालन आवश्यक है। उदाहरण के लिए पेरिस जलवायु समझौता। वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान देख लेते हैं हम। वैश्वीकरण के कुछ फायदे, आर्थिक विकास, समृद्धि वृद्धि, यानी आर्थिक तो विकास हो गया होगा देश का, क्योंकि बड़ी कंपनियां आएंगी, रोजगार मिलेगा, समृद्धि होगी उस देश की। उदाहरण के लिए जैसे भारत का आर्थिक विकास और मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान, समझ का विस्तार। उदाहरण के लिए भारतीय योग और आयुर्वेद का वैश्विक प्रसार किया गया, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में भारत के योग का प्रसार किया गया। तकनीकी उन्नति और नवाचार, उदाहरण में भारत में आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग की प्रगति हुई। फिर नुकसान देख लेते हैं, असमानता में वृद्धि, यानी बहुत बड़ी तादाद में असमानता फैली। जैसे भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं वे तकरीबन शहरों में ही लगाती हैं कंपनियां, और उसके वहां का विकसित और विकसित हो जाता है, और जो गरीब गांव है वहां पर और अविकसित रह जाता है। सांस्कृतिक एकरूपता का खतरा, उदाहरण के लिए पश्चिमीकरण के कारण भारतीय पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। इस भारत की संस्कृति पिछड़ती जा रही है, जैसे भारत पश्चिमीकरण को अपनाया गया है, वहाँ की ड्रेस को, पहनावे को, वहाँ के खान पान को अपनाया जा रहा है, बर्गर, मैकडोनल्ड, तो उसके कारण भारतीय जो खान पान है उसको बहुत ठेस पहुंच रही है। राष्ट्रीय उद्योग और रोजगार पर दबाव, उदाहरण के लिए चीन से सस्ते आयात के कारण भारतीय खिलौना उद्योगों का नुकसान। चीन से बहुत सस्ते खिलौने मंगाए जा रहे हैं, जो भारत में खिलौने बनाने वाले थे उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा और बहुतों को सुसाइड करनी पड़ी, वो क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। मार्केट में उनके खिलौने नहीं बिकते क्योंकि चीन से सस्ता माल आ जाता है जो 2 दिन में टूट जाता है, और भारत में जो मिलता था वो टूटता नहीं था इतनी आसानी से। भारत में वैश्वीकरण के उदाहरण, आर्थिक उदारीकरण 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति भारत द्वारा अपनाई गई। पृष्ठभूमि में आर्थिक संकट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से और विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त की, यानी उनसे लोन वोन लिया, पैसे लिए कि, और इसके बदले में आर्थिक सुधारों को अपनाया। परिणाम, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन हुआ और आर्थिक विकास की दर तेजी हुई। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, भारत में बहुत ज्यादा विदेशी कंपनियां आई और कई भारतीय कंपनियों ने भी वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाई। आईटी और सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय विकास हुआ, आईटी यानी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। फिर देख लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी क्रांति। पृष्ठभूमि, 1990 के दशक में से भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। परिणाम, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर आईटी हब बन गए, यानी आईटी के मेन सेंटर बन गए। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस और विप्रो ने वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। इससे लाखों रोजगार सृजित हुए और भारत की वैश्विक पहचान को मजबूती मिली। भारतीय योग और आयुर्वेद का वैश्विक प्रचार, भारतीय योग और आयुर्वेद के प्राचीन पद्धतियां सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रही हैं। वैश्वीकरण के चलते योग और आयुर्वेद ने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त की, पूरे वर्ल्ड में यह फैली और हर साल लाखों विदेशी पर्यटक भारत आते हैं और योग और आयुर्वेद का अध्ययन करके अपने देश में उसको लागू करते हैं। अनुभव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई, जो भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का एक प्रमुख उदाहरण है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, इस चैप्टर का तकरीबन मोटा मोटा निचोड़ यही है। फिर तो वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका और कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तो किए। अब राज्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, अपने नागरिकों के हितों की रक्षा भी करना और वैश्विक प्रभावों का समायोजन भी करना। उनको समेट कर भी रखना, उनको बांध के भी रखना, क्योंकि ज्यादा नहीं फैले उनके प्रभाव। और क्यों नहीं, आखिरकार कौन नहीं चाहेगा कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ताकतों से घिरा रहे, यानी बड़ी बड़ी कंपनियों से व्यापार में मिलता रहे और उनके नागरिक सस्ते आयात की वजह से बेरोजगार हो जाए। ये तो नहीं चाहेगा। उदाहरण, भारत में खिलौना उद्योगों का उदाहरण ले ले। चीन से सस्ते खिलौनों के आयात ने भारतीय खिलौना निर्माताओं पर बहुत बड़ा दबाव डाला। नतीजन कई छोटे और मध्यम खिलौना निर्माता व्यवसाय बंद करने को मजबूर हो गए, जिससे इस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी। भारत का उदाहरण बिल्कुल सही है। एक तरफ आईटी क्रांति, दूसरी तरफ पारंपरिक उद्योगों का नुकसान, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक उद्योग चल रहे थे भारत में, उनका नुकसान। योग और आयुर्वेद का वैश्विक प्रसार तो हो गया, योग और आयुर्वेद पूरे देश में तो फैल गया, पर साथ ही पश्चिमीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, न पश्चिमीकरण यानी बाहर देश की जो संस्कृति थी, उसके प्रभाव ने हमारी सांस्कृतिक जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए एक बार फिर से वैश्वीकरण को स्वागत करें और अपनी संप्रभुता, संस्कृति और रोजगार को अलविदा कहें। आखिर यही तो विकास का नया मंत्र है। अगर विकास चाहिए तो इन चीजों को भूलना पड़ेगा। वैश्विक बनो चाहे कुछ भी हो जाए, विश्व गुरु बनो चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर के आपको डिटेल अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अब टेलीग्राम चैनल पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, गुड बाय।